दैट इज थर्ड वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर। ठीक है जी, तो ये चैप्टर ही पढ़ रहे हो आप, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वीडियोस आप इसके ऑलरेडी देख चुके हो, तो कुछ कुछ आपकी मेमोरी में होगा। एक तो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा और एक आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा। आज हम थर्ड सेक्टर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉरेन ट्रेड। फिर भी हमने थोड़ी सी ग्लिम्स आपके लिए इन सेक्टर्स के लिए लिखी है, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ठीक है जी, बाकी आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। हम हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक के वीडियोस डालते हैं पर डे। यू हैव वन वीडियो टू सी, या तो इको की देखो या बीएसटी की देखो, पर एक वीडियो जरूर एक दिन जरूर देखिए। मतलब हर पर डे यू मस्ट सी वन वीडियो, मेक इट ऑल्टरनेट और व्हिचएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमें इंडियन इकोनॉमी की बात करनी थी, और कब की बात करनी थी? एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट वाज द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस दिन हमें इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में पढ़ना है? 6 सेक्टर्स। यही पढ़ाया था। एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पढ़ लिया था कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन बताओगे बिना देखे? चलो 2 मिनट इसको छुपाते हैं, बताओ बिना देखे। वैसे भी मैं आजकल हेल्दी होकर छुप चुका होगा। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन 1947? सोच के, एक तो देयर वाज अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, वी हैव टू पुट मोर इनपुट बट वी वर एबल टू अचीव लेस आउटपुट। याद आ गया? बहुत सारा इनपुट लगा के, उल्टा हो गया सॉरी, बहुत सारा इनपुट लगा के हमें बहुत लेस आउटपुट अचीव हो रहा था। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आउटपुट उतना नहीं आ रहा था जितना आउटपुट आना चाहिए। सेकेंड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पढ़ो इसको। इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स दैट इज इंडिगो एक्सेट्रा which reduces fertility of land. ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो कैश क्रॉप्स ग्रो करें, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी खराब होती जा रही थी। एंड थर्ड इज जमींदारी सिस्टम, कि जमींदारी सिस्टम जिसमें लैंडलॉर्ड यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द टेनेंट। लैंडलॉर्ड बहुत ज्यादा टेनेंट्स को क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे, और उनसे क्या क्या ले लिया करते थे? बाय चार्जिंग रेंट एज वेल एज क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जमींदार्स के साथ थी। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? जमींदारी सिस्टम। दिस वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सालों तक क्या रहा? सेम रहा। इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखा गया, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत बुरी थी। बुरी इन द सेंस कि एक तो प्रोडक्टिविटी नहीं थी, कमर्शियलाइजेशन से लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो गई थी, और जमींदारी सिस्टम ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी लोग टेनेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, क्योंकि आदत डल चुकी थी। तो ये सब कुछ चल रहा था देश में। इन विच सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला सेक्टर बोलो कौन सा आता है? इंडस्ट्रियल। अच्छा जी, तो व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर? नंबर 1 याद होगा, इंडिया की सबसे वर्ड क्या बोला था मैंने? इंडिया की सबसे फेमस इंडस्ट्री विच इज कॉल्ड एज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुकी थी। डबल एक्सप्लॉइटेशन एट डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। दोनों मार्केट्स खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने कौन से वाले गुड्स ले आए थे? मशीन में, जो लगते हैंडमेड थे सस्ते। तो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स भी वही लेते थे और इंटरनेशनल भी वही लेते थे। तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स, जिसको वो लोग क्या कर गए थे? शटडाउन। याद है? कैपिटल गुड्स फॉर एग्जांपल मशीन्स, है ना, विद 2 फोल्ड मोटिव, जिसके पीछे 2 मोटिव थे। एक तो नंबर 1 कि इंडिया हमेशा एक्सपोर्ट करे रॉ, और वो हमें इंपोर्ट करे फिनिश गुड, और हम खुद रॉ से फिनिश ना बना पाए, इसीलिए वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर गए थे। और अदर इंडस्ट्रीज मैंने आपको एक तो बताई थी कि देयर वाज one टिस्को and one cotton industry, one jute industry which was working in the India. Other than that, there was no industry which was working in India at the time of independence. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत देखी कैसी लगी? बहुत खराब थी। ठीक है जी। एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत देखी, वो भी बहुत खराब थी। अब आते हैं तीसरे सेक्टर पे, जिसका नाम क्या है? फॉरेन ट्रेड। चल फटाफट
फटाफट से लिख लो, कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए फॉरेन ट्रेड और क्वेश्चन बनाओ अगर तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन क्या थी। अच्छा जी, व्हाट डू यू मेंट बाय फॉरेन ट्रेड, अगर 2 मिनट आपके लिए रुक जाते हैं, हमसे नोट कर लीजिए और सोच भी लीजिए व्हाट डू यू मेंट बाय फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्लास 11th BSc last chapter international business which is also called as foreign trade, import and export. Foreign trade means import and export. One is domestic trade, one is foreign trade, and foreign trade means import and export. तो what was the situation of import and export? एक तो मैंने आपको बताई थी, इस पे तो मैं ज्यादा चर्चा ही नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा, अभी तक हर वीडियो में हम एक एक सेक्टर कवर कर लेते हैं, बट इस वीडियो में हम 2-3 सेक्टर्स कवर करेंगे क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन क्या थी। नंबर 1 जो आपको ऑलरेडी पता है, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया रॉ मटेरियल का क्या था, एक्सपोर्टर, और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, और फिनिश गुड्स का क्या था, इंपोर्टर। दोबारा बोलो, इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। इंडिया एक्सपोर्ट क्या किया करता था, रॉ मटेरियल। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम कॉटन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा ये सब चीजें एक्सपोर्ट करते थे और बदले में वो हमें पता क्या देते थे, कॉटन, जूट, सिल्क, लेकिन इन सबके क्या बना के देते थे, क्लोथ्स। अब आप इससे और ज्यादा समझ जाओगे कि हमारे पास इतने भी कैपिटल गुड्स नहीं थे क्योंकि वो सारे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को तो क्या कर गए थे, शटडाउन। अब जब वो शटडाउन कर गए तो हमारी हालत तो ऐसी हो रही थी ना कि हम एक्सपोर्टर थे रॉ के और इंपोर्टर थे फिनिश के, यानी कि कॉटन, जूट, सिल्क से भी कपड़ा बनाने तक की मशीन हमारे पास नहीं थी, तो हम कॉटन, जूट, सिल्क तो हमारे पास था, फिर वो हम एक्सपोर्ट किया करते थे और जो ब्रिटिशर्स होते थे वो उससे कपड़ा बना के हमें वापस इंपोर्ट किया करते थे और हमसे पैसे भी लिया करते थे, इसमें तो कोई झूठ है नहीं, ठीक है जी। और बदले में हमसे पैसे भी लिया करते थे एंड यू हैव टू पे फॉर द इंपोर्ट। इसके अलावा हम कुछ इक्विपमेंट्स छोटे मोटे भी इंपोर्ट कर लिया करते थे, छोटे मोटे ही कर पाते थे, ज्यादा बड़े इक्विपमेंट्स वो हमें नहीं दिया करते थे। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन 1947, जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली कि इंडिया एक्सपोर्ट क्या किया करता था, रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट क्या किया करता था, फिनिश गुड्स। क्लियर, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरीके की कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी, सारी इंडस्ट्रीज क्या हो चुकी थी, शटडाउन, तो हमें ये मजबूरी में करना पड़ता था। अब हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया हो, नहीं आया तो हम डाल देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, इंडिया के पास कैपिटल गुड्स नहीं थे, बोलो यस या नो, बी क्विक। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी मशीन वाली या नहीं थी, नहीं थी, ठीक है। तो इंडिया क्या अपने रॉ से फिनिश बना पाता था, मतलब इफ इंडिया हैज अ रॉ, कैन दे कन्वर्ट दैट रॉ इनटू फिनिश गुड्स, नो, बिकॉज दे डोंट हैव कैपिटल गुड्स। तो इंडिया को बेसिकली किसी को रॉ देना पड़ता था जो उसको फिनिश गुड्स बना के देता था। डन। एक क्वेश्चन है कि इंडिया रॉ से जब फिनिश गुड्स बनवाने का जो काम करवाता था वो अपने दुश्मन से ही क्यों करवाता था। बेसिकली ये प्रॉब्लम हम किसकी वजह से फेस कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की वजह से। दोबारा सोचो, ये प्रॉब्लम हम किसकी वजह से फेस कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स की वजह से, इसमें तो कुछ झूठ नहीं है। ये प्रॉब्लम हम ब्रिटिशर्स की वजह से फेस कर रहे हैं कि आज हमारे पास कैपिटल गुड्स की कोई भी इंडस्ट्री नहीं है और हमें रॉ देना पड़ रहा है और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम हम ब्रिटिशर्स की वजह से फेस कर रहे हैं, इस बात पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स की वजह से फेस कर रहे हो तो बेटा जी आप अपना रॉ से फिनिश गुड्स बनाने का काम आजादी के बाद भी ब्रिटिशर्स को ही क्यों दे रहे हो, किसी और को क्यों नहीं। क्वेश्चन मतलब मैं अपने, चलो ठीक है, जब तक मैं उनके कंट्रोल
ऑफ इंडिपेंडेंस ही तो बढ़ रहे हैं। आजादी होने के बाद क्या जरूरत है ब्रिटेन को ही रॉ देने की और उनसे ही फिनिश गुड लेने की, जबकि वो मेरे दुश्मन है, तो मैं उनसे क्यों, किसी और कंट्री से क्यों नहीं? वायना, श्रीलंका, चाइना, जापान, ईरान, पाकिस्तान, पाकिस्तान तो चलो हमारे साथ साथ ही बना, एनी अदर कंट्री, व्हाई ओनली ब्रिटेन? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। अब व्हाई ओनली ब्रिटेन का आंसर नेक्स्ट पॉइंट पे है कि ब्रिटेन ने इंडिया के ट्रेड पे जाते जाते, उनमें बड़ा दिमाग था, उन्होंने कहा जी हम इनकी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन करके जा रहे हैं, ठीक है, अब हम इनकी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज को शट डाउन करके जा रहे हैं, तो ये लोग खुद तो रॉ से फिनिश बना नहीं पाएंगे, ठीक है, बोलते चला करो, क्या ये खुद रॉ, क्या हम खुद रॉ से फिनिश बना पाएंगे? नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये खुद रॉ से फिनिश नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि ये रॉ से फिनिश बनाने का काम ब्रिटेन को ही देंगे? जो मैंने भी आपसे पूछा कि इंडिया ब्रिटेन को ही काम क्यों देगा भाई, किसी और देश को क्यों नहीं, जबकि वो तो मेरे दुश्मन है, उनकी वजह से तो मैं प्रॉब्लम में आई हूँ, तो मैं उन्हीं को क्यों दूं? तो इसलिए ब्रिटेन ने जाते जाते क्या किया, बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने, उनके लिए, हमारे लिए नहीं, तो बहुत ही बढ़िया काम किया। ब्रिटेन ने इंडिया के ट्रेड पे अपनी क्या बना ली, मोनोपोली विद दी एग्रीमेंट। उन्होंने जाते जाते इंडिया को बोला कि चलो जा तो रहे हम, लेकिन आप इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करोगे, बहुत ध्यान से सुनना, आप इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करो कि ये जो रॉ से फिनिश करने का काम है ना, ये इंडिया ब्रिटेन को ही देगा। दोबारा सोचो, वो हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर गए, अब हम रॉ से फिनिश तो खुद बना नहीं सकते। व्हाट इज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री? हमने पिछली वीडियो में देखा है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मतलब जहां पे क्या बनाई जाती थी, मशीन्स। तो फिलहाल वी हैव नो मशीन। अगर हमारे पास कोई मशीन्स, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, तो बेटा जी हम रॉ से फिनिश खुद नहीं बना सकते। ये बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, और ऐसा वो इसलिए करके गए थे कि इंडिया हमेशा उनसे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करे, उनको एक्सपोर्ट करे और उनसे फिनिश गुड इंपोर्ट करे। अब जब मैं फॉरेन ट्रेड पे आई तो फिर से वही बात है, इंडिया वाज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया सिर्फ ब्रिटेन को ही रॉ क्यों देगा? कोई और देश भी तो मेरे लिए रॉ से फिनिश बना सकता है भाई, चाइना बना सकता है, मेरी ब्रिटेन से दुश्मनी है, मैं नहीं दे रही ब्रिटेन को, मैं नहीं चाहती कि ब्रिटेन मेरे लिए रॉ से फिनिश बनाए, तो मेरे लिए रॉ से फिनिश बनाने का काम चाइना, श्रीलंका, अमेरिका कोई भी कर सकता है। चाइना श्रीलंका तो कर सकते हैं, मेरे नेबरिंग कंट्रीज है भाई, वो तो कर सकते हैं। बट ब्रिटेन ने जाते जाते एक एग्रीमेंट साइन करके इंडिया के ट्रेड पे अपनी क्या बना दी, मोनोपोली। इसे कहते हैं दिमाग। भाई अगर ऐसे ही छोड़ जाते तो इंडिया का ये वाला काम उन्हें मिलता, इसकी कोई गारंटी थी नहीं, और अगर बेटा जी उन्हें ना मिलता तो फिर उन्होंने कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बंद क्यों करी? फिर वो सोचते यार कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बंद भी करी और इंडिया तो चाइना के साथ कर रहा है डील, तो गलती हो गई, ये तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ। तो इफ दे वांट कि उनका कुछ फायदा हो, पूरा फायदा हो, क्योंकि उन्होंने इतने साल राज किया है, तो उन्होंने जाते जाते इंडियन गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट साइन कराया कि ब्रिटेन रॉ से फिनिश गुड्स बनाने का काम, इंडिया रॉ से फिनिश गुड्स बनाने का काम, इंडिया रॉ से फिनिश गुड्स बनाने का काम, दोबारा बोलो, इंडिया रॉ से फिनिश गुड्स बनाने का काम सिर्फ ब्रिटेन को देगा। क्लियर? इसी के चलते उन्होंने एक और चीज करी, दे डेवलप स्विस कैनाल। अब व्हाट इज स्विस कैनाल, ये क्या आता जा रहा है बार बार। अब इसी चीज के लिए उन्होंने स्विस कैनाल बनाया। व्हाट इज स्विस कैनाल? उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया पानी में, कैनाल ऑफ कोर्स पानी में है, इट इज आर्टिफिशियल कैनाल, जिसके थ्रू ब्रिटेन और इंडिया का रूट छोटा हो जाएगा एंड इट विल हेल्प फॉर लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी, so that they can easily exploit India after going from India। दोबारा सुनो,
जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तब तक तो बेटा जी आपको एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, इसमें तो देखो कोई झूठ की बात है ही नहीं। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब तक तो आपको एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, लेकिन जाने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसी संभावना नहीं छोड़ी कि इंडिया कुछ साल तक तरक्की कर पाए। जाते जाते भी कितनी साजिश है उनकी, मतलब आज सोच सकते हैं आपको गुस्सा आ रहा हो अरे यार इधर तो मैं है ना, तो यार मतलब ऐसा हुआ, तो दिस इज प्रैक्टिकल। देखो है तो हिस्ट्री, लेकिन ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है। आज से पहले जो आप 10th तक हिस्ट्री पढ़ते थे वो होती थी कि पृथ्वीराज कब आया, मुगल कब आए, तो हम वो वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, पर हम भी हिस्ट्री में, लेकिन हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री है कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ माय इकोनॉमी। जिस देश में मैं रहती हूँ उसकी पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड क्या हिस्ट्री रही है, क्या पास्ट रहा है। तो उसका पास्ट यही रहा है बच्चे कि सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रहे गए 1947 में, तो ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत थी, ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत थी, और ये हमारी फॉरेन ट्रेड की हालत थी। अब मैंने फॉरेन ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट बोला, क्योंकि आपने ये पढ़ा था 11th में कि फॉरेन ट्रेड की मदद से देश बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। वर्ड याद होगा आपको, डॉलर आपकी भाषा में। तो जब देश के पास बहुत सारा डॉलर होता है तो वो पावरफुल हो जाता है, लेकिन हम तो उल्टा बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉलर तो क्या ही आता, हमें उल्टा रॉ मटेरियल क्या करना पड़ता था, एक्सपोर्ट, फिनिश गुड्स क्या करने पड़ते थे, इंपोर्ट, जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते थे। भाई अगर कोई इंसान आपके लिए रॉ से फिनिश बनाएगा तो बेटा जी पैसे तो लेगा ना, लेकिन दीदी ये तो वो जानबूझ के करके गए ना हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को बंद, इसीलिए तो करके गए कि जब आप अपना रॉ से फिनिश गुड्स बनाने का काम उनको दोगे तो वो आपसे पैसे ले पाएंगे, आपसे पैसे चार्ज करेंगे। और फिर जाते जाते उन्होंने सोचा कि क्या पता इंडिया रॉ से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने का काम हमें दे ही ना, भाई क्या पता है पलट जाए। तो फिर उसने क्या करा, मोनोपोली बना ली एक स्विस कैनाल के थ्रू। एक मतलब मोनोपोली इज डिफरेंट थिंग, स्विस कैनाल इज डिफरेंट थिंग। तो मोनोपोली बनाई गई कि इंडिया ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही करेगा। अब ब्रिटेन था दूर, चाइना श्रीलंका थे पास, तो फिर ब्रिटेन ने कहा नहीं हम पास आ जाएंगे। अब पास कैसे आ जाएंगे, तो उन्होंने एक स्विस कैनाल बनाया, एक पानी का शॉर्टकट आपकी भाषा में, जिससे कि सामान इंडिया का रॉ, ध्यान से सुनो, एक पानी का रास्ता द्वारा चलते, एक पानी का आर्टिफिशियल रास्ता जिससे इंडिया का रॉ ब्रिटेन जाएगा, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बनके इंडिया आएंगे। और इंडिया चाइना, श्रीलंका, ईरान, इन सब देशों के साथ ज्यादा डीलिंग नहीं कर पाएगा, जापान के साथ। ये डीलिंग उसको ब्रिटेन के साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटेन ने ट्रेड पे अपनी क्या बना रखी है, मोनोपोली। अब आप बोलो, बताओ ब्रिटेन ने ट्रेड पे अपनी क्या बना रखी है, मोनोपोली। और थर्ड पॉइंट which is very important, due to this, ये जो हुआ, क्या हुआ, बीच में ऐसा हो जाता है कि अच्छा सुन रहे आँख बंद हो गई, अब पता नहीं क्या चल रहा है, बाद में देख लेंगे, वीडियो तो है YouTube पे तो है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनो, आधे पौने घंटे की ही वीडियो है, तो इसलिए जब फ्री होते हो ना, जब बिल्कुल रिलैक्स होते हो मेंटली, तब सुना करो। अब ध्यान से सुनो, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा, रॉ, और इंपोर्ट क्या करेगा, फिनिश गुड, जिसके ब्रिटेन क्या लेगा, पैसे। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन हमारे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को जानबूझ के शट डाउन करके गया। फिर ब्रिटेन को क्या डर लगा कि कहीं इंडिया ये काम किसी और देश के साथ ना करने लग जाए, है ना, और हमारा पागल बन जाए। हम ऐसी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बंद कराए और रॉ का से फिनिश बनाने का काम तो चाइना कर रहा है। तो फिर उसने जाते जाते इंडिया के साथ एक मोनोपोली एग्रीमेंट साइन करा कि इंडिया और ब्रिटेन का ही ट्रेड रिलेशन रहेगा, और इंडिया किसी और देश के साथ ट्रेड रिलेशन नहीं बनाएगा। इसी को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए, फटाफट से ये काम करने के लिए उन्होंने क्या डेवलप किया, स्विस कैनाल। ठीक है जी, तो देयर विल बी, एक चीज और लिख देती हूँ मैं ऊपर, ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। अब आप बोलो, ट्रेड रिलेशन सिर्फ किसके बीच में रहेंगे, इंडिया एंड ब्रिटेन, सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड रिलेशंस रहेंगे। बट कुछ लिमिटेड ट्रेड
इंडिया एंड श्रीलंका, कुछ हो जाता था चाइना, ईरान, इन 3 देशों के साथ भी इंडिया का थोड़ा बहुत व्यापार होता था, लेकिन बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। अब बहुत थोड़ा इस वजह से क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर पहले पढ़ा दिया था कि बहुत कम इसलिए, बहुत थोड़ा इसलिए क्योंकि मोनोपोली किसकी थी? ब्रिटेन। और आप मोनोपोली नहीं तोड़ सकते बच्चे। जब आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया कि हम ट्रेड सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही करेंगे, तो फिर इसको आप नहीं तोड़ सकते हो। तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब आते हैं एक लास्ट पॉइंट पे। धीरे धीरे क्योंकि देश में ऐसा सब हो रहा था, है ना, एक्सपोर्ट 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 ऑफ रॉ, इंपोर्ट इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड, तो इंडिया की बहुत सारी वेल्थ धीरे धीरे ड्रेन होने लग गई। बहुत ध्यान से सुनो। जब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एक बहुत अच्छी बात पढ़ाऊंगी आपको, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब इंडिया ने बहुत सारा एक्सपोर्ट सरप्लस कमाया था। क्या कमाया था? एक्सपोर्ट सरप्लस। जब थे, व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस? जब आपके एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा हुआ करती थी, मतलब कि आपने एक्सपोर्ट से पैसा कमाया था, तब कमाया था जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तब तो उल्टा आपको उन्हें एक्सपोर्ट क्या करना पड़ता था? रॉ, और आप उनसे इंपोर्ट क्या करते थे? फिनिश गुड। तो आपका इंपोर्ट क्या चल रहा था? ज्यादा, और एक्सपोर्ट कम चल रहा था। ठीक है, हो सकता है बात समझ में ना आए तो मैं इसे यहाँ क्लियर अप कर देती हूँ कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे इंडिया ने एक्सपोर्ट से बहुत सारा पैसा अर्न किया था। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब ये वाली प्रॉब्लम तो थी नहीं, ऐसे हम कर लेते। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब ये वाली प्रॉब्लम्स तो थी नहीं ना बच्चे, तब तो सब सही था। और ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा व्यापार कर रहे थे इंडिया में और देशों के साथ, और इंडिया बहुत सारा पैसा कमा रहा था। लेकिन जो भी इंडिया के पास वेल्थ थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इंडिया के पास जो भी वेल्थ थी, जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस था, या इंडिया की जो भी वेल्थ थी, आप ऐसे समझ लो, इंडिया की जो भी वेल्थ थी वो धीरे धीरे सारी की सारी क्या होने लग गई? ट्रेड। अब ये समझना है बहुत ध्यान से, सारी की सारी क्या होने लग गई? ट्रेड। ट्रेड बर्बाद होने लग गई, खत्म होने लग गई। जितनी भी इंडिया की वेल्थ थी, जितनी भी इंडिया की वेल्थ थी, कब थी? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इंडिया बहुत रईस था, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया से गए इंडिया लूट गया। अब क्या बात हुई है? जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब तक इंडिया बहुत रईस था, ये ब्रिटिशर्स इंडिया में ही थे। और जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए, इंडिया की सारी वेल्थ ड्रेन हो गई। सब मतलब बस वो ये कह रहे, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो एग्जांपल दिया था कि इंडिया वाज कॉल्ड एज सोने की चिड़िया। तो आफ्टर द ब्रिटिशर्स वर गॉन, जैसे ब्रिटिशर्स गए तो सोना तो सारा साथ ही चला गया और हमारे पास रह गई चिड़िया चिड़िया। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो बहुत ज्यादा इंडिया की वेल्थ थी, बट सारी की सारी ड्रेन हो गई। अब क्यों ड्रेन हुई? एक तो उन्होंने बहुत सारा पैसा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप पे लगाया। समझ के लिखिएगा, बताओ बहुत सारा पैसा किस पे लगाया? एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप? एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप मतलब जहां पे वो लोग काम करते थे। जैसे अभी एक बात बताओ, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट ये ब्रिटिशर्स ही तो बना के गए प्रैक्टिकली। इंडिया का पार्लियामेंट जो दिल्ली में है, आप सबने देखा है, इंडिया गेट के पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है। क्या लगता है आपको कि वो इंडियंस ने बनाई है? नहीं, वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी तब जब इंडिया वाज ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिशर्स। तो जो भी इंडिया का पैसा था उससे उन्होंने खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। उन्होंने कहा भाई मजे लो, ये तो पैसा इंडिया का है तो उड़ा दो। तो वो उड़ाया कैसे? कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के लिए बहुत सारे क्या बनाए? ऑफिसेस बनाए। आपको पता है भारत का जो रेलवे है ये भी ब्रिटिशर्स बना के गए थे। क्यों? अब दीदी एक बात है, चलो
चाहे आप कितनी भी गालियां दे लो, लेकिन कुछ अच्छा भी तो करके गए। देखो इतने बड़े बड़े सेटअप बना के गए, रेलवे बना के गए, लेकिन बेटा जी ये सब चीजें उन्होंने इसलिए बनाई थी सो दैट वो इंडिया को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। मतलब हुआ क्या, जब वो इंडिया में आए तो इंडिया था बहुत बड़ा और ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया था नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा देश है, अगर मैं इसे एक्सप्लॉइट करने में बैठेंगे तो कैसे बर्बाद करें इसको। बेसिकली वो हमें बर्बाद करने ही आए थे, कैसे लूटा जाएगा इतने बड़े देश को। जब उन्होंने सोचा कि कैसे लूटा जाएगा इतने बड़े देश को, तब उन्होंने अपने कोने कोने में अपने ऑफिसेज बनाने शुरू करे। जैसे एक ऑफिस दिल्ली हो गया, एक ऑफिस दिल्ली के आगे चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, एक ऑफिस अमृतसर साइड पे सेटअप हो गया, इधर आ जाओ तो एक ऑफिस देहरादून सेट हो गया, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा था कि सिर्फ दिल्ली में एक हेड ऑफिस रख के आप पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी अलग अलग जगह पे बिल्डिंगें बनानी पड़ी। दिस इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। फिर क्या होता था, जैसे सामान है, जैसे फार्मर से कैश क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, अब इंडिगो फार्मर ने उगा दिया हरियाणा में, अब वो कैसे पहुंचेगा महाराष्ट्र तक, क्योंकि जो हमारा सबसे नियरेस्ट पोर्ट आता है जिसे आप शिप पोर्ट कहते हो, वो महाराष्ट्र में आता है, मुंबई। तो मुंबई से सामान जाएगा ब्रिटेन। फार्मर ने ड्रग्स उगाया है हरियाणा में, अब मैं हरियाणा से मुंबई कैसे पहुंचाऊं ड्रग्स को, पोर्ट तक कैसे पहुंचाऊं, और फिर मुंबई में मुझे पोर्ट बनाना पड़ेगा, वो भी ब्रिटिशर्स ने बनाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। जब देश को कोई एक्सप्लॉइट करने आता है तो बेटा जी रेलवे, शिप पोर्ट्स, एयरवेज, रोड्स का स्ट्रक्चर बनाना, ऐसा बहुत सारा काम उन्होंने किया। तो उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है, बट वो अच्छा उस टाइम उन्होंने अपने लिए किया था सो दैट दे कैन इजीली एक्सप्लॉइट योर कंट्री। तो जितनी भी वेल्थ इंडिया के पास थी वो सारी ड्रेन क्यों हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा पैसा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में लगाया। डन। फिर दूसरा पॉइंट, जब वो गए, ये तो चलो जब वो आए तो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप पे खूब पैसा लगा, जब वो गए तो एक छोटा सा मान लो या बड़ा सा मान लो, इंडिया ने क्या फेस किया, वॉर, उस पर भी बहुत पैसा लगा। आपको क्या लगता है कि जो ब्रिटिशर्स आपको मिसाइलों से उड़ाते थे या मारते थे, उसके इक्विपमेंट्स को ब्रिटेन चलाते थे? नहीं, आपके पैसे से गोली लेके आपको मारते थे। तो यानी कि जितना भी पैसा जो वॉर हुआ, जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भेजा गया, आजादी हुई, वो जो वॉर हुई उस पे भी बहुत सारा पैसा लगाया गया, जो सारा पैसा किसका था, इंडिया का। डन। और एक आखिरी जगह जो ये पैसा लगा, जिस वजह से इंडिया बिल्कुल लूट ही गया। अब बहुत ध्यान सुनो, जब भारत आजाद हुआ तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी हालत में था। समरी दे रही हूं मैं ये तीनों टॉपिक की, यही 3 टॉपिक मेन है, जो अगले 3 सेक्टर है वो बहुत आसान है, इसीलिए मैंने ये तीनों एक साथ आपके लिए बोर्ड पे लिखे। क्लियर? एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरी हालत में था, फुल स्टॉप। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत बुरी हालत में था, फुल स्टॉप। कमाने का सिर्फ जो जरिया था वो क्या था, फॉरेन ट्रेड, वो भी बहुत बुरी हालत में था, क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे, हमारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं जो हम एक्सपोर्ट करें। इनफैक्ट कुछ था नहीं, वो अलग बात है, इनफैक्ट हमारे पास कोई मशीन का भी सेटअप नहीं था जिससे कि हम रॉ से फिनिश्ड बना पाए। तो हम रॉ से फिनिश्ड बनाने का काम भी ब्रिटेन को देते थे। ये काम ब्रिटेन हमसे जबरदस्ती लेता था, क्योंकि जाते जाते वो क्या साइन कर गया था, मोनोपोली। फटाफट से रॉ आए और वो फटाफट से फिनिश बना के भेजे, इसके लिए उसने पानी में एक शॉर्टकट रास्ता बनाया जिसका नाम क्या था, स्विस कैनाल। यहाँ तक क्लियर? धीरे धीरे देखते देखते आजादी के जब 1947 के बाद इंडिया ने अपनी वेल्थ देखी तो वेल्थ पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी, पूरी तरीके से जितना भी पैसा था सब खत्म हो चुका था। खत्म कहाँ हो गया, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारे अपना पैसा किसमें लगाया, एडमिनिस्ट्रेशन सेट, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में, ऑफिसेज बनाने में, है ना। अब जैसे एक मान लो हेड बैठा है महाराष्ट्र में, एक हेड बैठा है मान लो गुजरात में, एक हेड बैठा है पंजाब में, तो हर एक का ऑफिस बड़ा होगा, तो हर एक की इतनी
बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। फिर इंडियन पार्लियामेंट जो उनका मेन हेड ऑफिस हुआ करता था वो इतना बड़ा बनाया। तो सारा पैसा उन्होंने किस पे लगाया? एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो पैसा इंडिया के पास बच गया था वो वॉर करते करते निकल गया, है ना। और चलो मान लो वॉर के बाद भी जो थोड़ा बहुत बच गया था, है ना, पहले तो आए तब तो इंडिया पे खूब पैसा था, पैसा ही पैसा, ठीक है, सोने की चिड़िया है भाई, इतना पैसा है इनके पास, पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे का, इतने राजा महाराजा मुगल, इतना सोना चांदी है इनके पास। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। अब वो ब्रिटिशर्स इंडिया में बिजनेस करने के बहाने आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने हमें रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जब वो आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगाया? एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर। भाई जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो, ये पैसा तुम्हारा है, जो तुमने इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, तो इस चीज पे पैसा लगाया गया। जब वो यहाँ से गए तो बहुत सारा पैसा किस पे लगाया गया? वॉर पे। और जाने के बाद भी अगर याद हो, मैंने बोला था कि वो हमारे लिए एक मुसीबत छोड़ गए, बस वो मुसीबत याद रखो। जाने के बाद भी एक मुसीबत छोड़ गए, ढूंढ लो बोर्ड पे। जाने के बाद भी एक मुसीबत छोड़ गए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को क्या कर गए? शट डाउन। और हमें रॉ वहां भेजना पड़ता था, वो हमें फिनिश्ड देते थे। फिनिश्ड हमेशा रॉ से सस्ता होता है कि महंगा होता है? चलो अब आप ये बताओ। फिनिश्ड गुड्स हमेशा रॉ मटेरियल से महंगे होते हैं, तो हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ती थी। किस चीज की पेमेंट? ऑफ फिनिश्ड गुड्स। लिख दो तो ऑल वेल्थ खर्च हो गई। पेमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स जिसकी वैल्यू इन एक्सेस ऑफ रॉ, जितनी भी वैल्यू रॉ से एक्सेस हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने उन्हें कॉटन दिया, कॉटन है 10 रुपीज पर केजी, ठीक है जी, ये आपका रॉ है। और ये रॉ आपने उन्हें क्या किया है? एक्सपोर्ट, ठीक है बेटे जी। अब इसके बदले में आप उनसे कॉटन तो लोगे नहीं, कॉटन का क्या लोगे? क्लॉथ। अब आप सब भी जानते हो कि कॉटन सस्ता होता है, लेकिन कॉटन का क्लॉथ महंगा होता है, क्योंकि कॉटन का क्लॉथ इज अ फिनिश्ड गुड। तो जब आप उनसे कॉटन का क्लॉथ लोगे तो कॉटन का क्लॉथ का रेट हो जाएगा 15 रुपए पर केजी। ये फिनिश्ड गुड है, ये आप उनसे क्या कराओगे? इंपोर्ट। अब बताओ पेमेंट कितने की देनी है? पेमेंट कौन करेगा? इंडिया। कितने रुपए की करेगा? 5, क्योंकि 5 रुपए क्या आ रहे हैं? एक्सेस। और क्या ये दीदी हमेशा होगा? हमेशा होगा बेटा जी, ये हमेशा होगा, क्योंकि हमेशा रॉ सस्ता होगा और फिनिश गुड महंगा होगा, और पेमेंट हमेशा इंडिया ही करेगा। तो अगर पेमेंट हमेशा इंडिया करेगा तो जब जब आप रॉ से फिनिश्ड बनवाओगे तब आपको उन गुड्स की क्या करनी पड़ेगी? और जब जब आप पेमेंट करोगे तो आपके देश की वेल्थ क्या हो जाएगी? एक तो वैसे कोई कमाई का साधन नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। एक तो वैसे ही कमाई का कोई साधन नहीं था जब छोड़ के गए, तो जब छोड़ के गए कमाई का वैसे ही कोई साधन नहीं था, उल्टा एग्रीकल्चर सेक्टर का बिल्कुल खत्म ही हो रखा था, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर से हैंडीक्राफ्ट थी, उसका तो तहस नहस हो गया। मैं ना बहुत प्रैक्टिकली आपको चीजें चाहती हूँ कि दिमाग में डाल लो। ये मेरे 3 टॉपिक है, जो यहाँ तक की वीडियोस देखोगे ये 3 टॉपिक बिल्कुल दिमाग में सेट होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में तीनों सेक्टर एक साथ पढ़ा देंगे क्योंकि वो छोटे, तो इसलिए इधर तक का दिमाग बिल्कुल सेट कर लो। रीकैप में आज ज्यादा टाइम लगाएंगे वीडियो में। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं बचा था। क्लियर हूं मैं? प्रोडक्टिविटी वाज लो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से फर्टिलिटी ऑफ लैंड वाज लो, जमींदारी सिस्टम की वजह से एवरीबॉडी वाज एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर। 3 बातें डन। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बताओ मेरी सबसे पहली इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट, जो बर्बाद हो चुकी थी, फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरी इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जहां पे क्या बनाई जाती थी? मशीन्स। उस इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर दिया गया। क्यों? जिससे कि ना मशीन बनेगी ना ये कभी रॉ से फिनिश्ड बना पाएंगे, हमेशा रॉ हमें देंगे और हम इन्हें फिनिश देंगे।
इस मोटिव के साथ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर दिया गया। थर्ड, अदर इंडस्ट्रीज में वी हैव टिस्को, कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, दैट्स ऑल वी हैड। फॉरेन ट्रेड में क्योंकि हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज शट डाउन हो चुकी थी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रॉ से फिनिश गुड बनवाने के लिए हमें रॉ को एक्सपोर्ट करना पड़ता था और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ये काम इंडिया हमेशा ब्रिटेन के साथ ही करेगा। इसके लिए ब्रिटेन ने क्या साइन करा लिया था, एग्रीमेंट, जिससे उनकी क्या हो गई थी, मोनोपोल। बट स्टिल पूरी तरीके से तो नहीं, थोड़ा बहुत 1-2% ट्रेड इंडिया इन कंट्रीज के साथ भी करता था, अदरवाइज पूरा ट्रेड इंडिया ब्रिटेन के साथ ही करता था, क्योंकि ब्रिटेन जाते जाते इंडिया पे अपने ट्रेड की मोनोपोली बना गया था। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि इंडिया से जा तो रहे हैं लेकिन जाने के बाद भी इंडिया को बर्बाद करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं। ये बात को दिमाग में सेट कर लो, जब तक वो इंडिया में थे तब तक तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ही किया है, बट जाने के बाद भी एक कहते हैं जाते जाते आप एक फुलझड़ी चला जाते हो, कि जाने के बाद भी ये मुझे याद रखेंगे कि कोई ब्रिटिशर्स आए थे, तो जाने के बाद भी हमें अपना रॉ उन्हीं को देना पड़ता था और फिनिश उन्हीं से लेना पड़ता था। जिसके बाद ये देखा गया कि धीरे धीरे इंडिया उनके जाने के बाद और बर्बाद होता चला गया। ये समझाना चाहती हूँ मैं आपको, उनके जाने के बाद इंडिया और बर्बाद हो गया, क्योंकि सारी वेल्थ क्या हो गई, ट्रेड। कुछ तो वो खर्च कर गए, जब आए थे खर्च कर ली थी, कुछ जाते जाते खर्च कर गए और कुछ जाने के बाद भी मुसीबत छोड़ गए। तो इस वजह से इंडिया 1947 में बेटा जी आजाद तो हो गया था, बट अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो इंडिया 1947 में आजाद हुआ ही नहीं था, क्योंकि उसकी तरक्की 1947 से शुरू हुई ही नहीं, क्योंकि तरक्की करने के लिए कुछ था ही नहीं। लॉजिक, तरक्की करने के लिए कुछ था ही नहीं। अब ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अपने देश की ग्रोथ को 1947 से जज करते हो और आप ये बोलते हो कि हम 60 और 65 इयर्स में यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप गलत हो। हम 60-65 इयर्स में यहाँ तक नहीं पहुंचे। हमारी आजादी 1947 में हुई तो थी, बट वी हैड नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं था। अब हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि 1947 के बाद भी जब इंडिया में कुछ तरक्की नहीं हो पाई, तो तरक्की शुरू कब से हुई, तरक्की कौन से ईयर से शुरू हुई, बट 1947 से इंडिया का डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड, इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड, फॉरेन ट्रेड वाज डिस्ट्रॉयड एंड इंडिया हैड नो वेल्थ, नो मनी, ना सोना था, ना चांदी थी, ना फॉरेन करेंसी थी, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। हम बर्बाद हो चुके थे। The complete wealth was drained due to Britishers administration setups, war, and after the Britishers went back, जब ब्रिटिशर्स वापस चले गए, उसके बाद भी वो जो फुलझड़ी छोड़ गए ना, उसमें हमारा बचा खुचा पैसा भी खर्च हो गया और हमारे पास कुछ नहीं बचा था। 1947 में आजादी हुई, बट आजादी के बाद भी इंडिया के पास कुछ नहीं था। उससे बेटर सिचुएशन तो तब थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, कम से कम खाने को तो मिल रहा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए तो हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। इससे ये भी सिखाना चाहते हैं कि बेटा जी, ये जो आज़ादी मिली है, ये बहुत मेहनत से यहाँ तक आप पहुँचे हो। मतलब हो सकता था, अगर आप सोचो, अगर आप अभी भी उस कंट्री में होते जो किसी के अंडर रूल्ड होती, तो आपकी सांस लेना भी ना मुश्किल हो जाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो आज आपको अवेलेबल है, बट शायद अवेलेबल ना होती, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स ने देखा है, जो हमारे परदादा दादा उन लोगों ने देखा है, वो शायद हमने नहीं देखा है। तो हमने शायद ये नहीं देखा है कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया की हालत क्या थी। फिर भी हमने आज़ादी का डिसीजन लिया जबकि हमारे पास कुछ नहीं था। हमने तब भी बोला कि हाँ, इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री और हम अपने आप इस देश को बनाएंगे, जिसे बनाने में ये 60 साल की जो जर्नी है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बना ही नहीं है। तो ये जो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बस याद रखना, लास्ट का 1 मिनट, एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो चुका था, इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो चुका था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था और वो भी उसमें उल्टा हमें पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि हम उनसे फिनिश लेते थे और वो हमसे रॉ लेते थे।
और फिनिश हमेशा महंगा होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया भी है। ठीक है जी, तो फिनिश हमेशा महंगा होता है तो पैसा हमेशा हमें ही देना पड़ता था। तो ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या फायदा है ना। बड़ा बोलते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर कमाते हैं, उल्टा हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा है, तो हमें पैसे मिल नहीं रहे, उल्टा हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। और धीरे धीरे इंडिया की सारी वेल्थ ड्रेन हो गई, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और 1947 में वी वर जीरो। अगर मैं और सेक्टर्स पढ़ाऊंगी तो आपको और 3 सेक्टर्स पढ़ के समझ आएगा। अभी तक तो लग ही रहा है कि हालत वर्स्ट है, वो 3 पढ़ोगे तो और लगेगा यार ये तो और भी ज्यादा वर्स्ट है। तो इंडिया की जो हालत 1947 में थी वो बहुत वर्स्ट थी, हमें बहुत साल लगे उस हालत से रिकवर करने में। ठीक है जी, और उसके बाद हमने डेवलपमेंट शुरू किया और आज हम 2020 मींस यहाँ पहुंचे हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग जर्नी जिसको आपको पूरा देखना है, समझना है, पढ़ना है। फिलहाल ये जो जर्नी है, ये जो पॉइंट्स है, ये कौन सी ईयर के बारे में है, 1947। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बी क्विक।